अब मैं आपके बीच हमारे आदरणीय डॉक्टर मिहिर शाह को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। डॉक्टर मिहिर शाह भारत के लीडिंग वाटर मैनेजमेंट एंड एग्रो इकोलॉजी एक्सपर्ट हैं। 2009 से 2014 तक वे योजना आयोग के मेंबर रहे हैं। वर्तमान में वे शिव नादर विश्वविद्यालय में डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हैं और वहां ग्रामीण प्रबंधन में एक अनूठे एमए प्रोग्राम के जनक हैं। वे बीआरएलएफ के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मैं डॉक्टर मिहिर शाह से अनुरोध करता हूं कि आप बीआरएलएफ के 10 वर्ष की उपलब्धियां और आदिवासी क्षेत्रों में अवसर पर अपना वक्तव्य रखें। डॉक्टर मिहिर शाह। दोस्तों, आज इस अवसर पर आप सबका स्वागत करते हुए सबसे पहला विचार जो मेरे मन में आता है वो ये है कि ये क्षण जब हमने बीआरएलएफ की स्थापना की थी, अगर कोई मुझे कहता कि 10 साल बाद आप इस तरह का आयोजन करेंगे तो मेरे लिए ये अकल्पनीय होता। मेरे लिए ये प्रतीत होता कि यह असंभव है। जब बीआरएलएफ की स्थापना हुई तो लोगों ने कहा कि ऐसा विचार कभी साकार नहीं हो सकता। आपने जिस तरह की संस्था की कल्पना की है उसका कोई भविष्य हो ही नहीं सकता। और बहुत तरह के सवाल और संशय बीआरएलएफ के बारे में उठाए गए। तो आज मैं आपको 10 साल की उपलब्धियों से ज़्यादा, क्योंकि 10 साल की उपलब्धियां एक तरह से आपने फिल्म में देख ली, कुलदीप ने आपको बताई, गिरीश जी ने एक पूरा विचार व्यक्त किया कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। मैं आपके सामने आज आया हूं ये बताने के लिए कि ये कार्य असंभव क्यों प्रतीत होता था, और ये भी मुझे लगता है कि जिन कारणों से ये कल्पना असंभव प्रतीत होती थी उन्हीं कारणों की वजह से हमें इस तरह की सफलता प्राप्त हुई। क्योंकि बीआरएलएफ, मेरे विचार में, मैंने काफी शोध की है इस चीज को लेकर, हमारे देश में तो ऐसा कोई संगठन संस्था है नहीं, और नहीं मैंने पूरे विश्व में जो देखा इस तरह के आर्किटेक्चर वाली कोई भी संस्था। अगर आप लोग जानते हो तो जरूर बताएं, क्योंकि हम उनसे भी सीखना चाहेंगे कि उन्होंने अपने विचार को कैसे आगे बढ़ाया। लेकिन जितना मुझे ज्ञात है शायद ये पहला ऐसा प्रयोग है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है, ये प्रयोगात्मक रूप से ये शुरू किया गया था। और अभी पहली हमारी एक तरह से कड़ी संपन्न हुई है। 10 वर्ष तो कुछ भी नहीं होते। गिरीश जी हमेशा मुझे याद दिलाते थे कि अभी तो कुछ ही साल हुए हैं, जब वो मुझे अनुरोध करते कि आप अध्यक्ष और समय तक रहिए। देखिए, हमने संविधान में लिखा था कि कोई भी अध्यक्ष 2 टर्म से ज्यादा नहीं रहेगा। ये मुझे अभी आपको देख के याद आ रहा है। तो पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी और जनरल बॉडी ने मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला कि नहीं, आपको कंटिन्यू करना चाहिए। और मैंने कहा देखिए, हमारे देश की समस्या ये है कि हम डायनेस्टिक रूल से ग्रसित हैं। पंडित नेहरू के समय कहते थे आफ्टर नेहरू हु। ये सवाल लगता था देश को कि सबसे बड़ा सवाल है कि अगर पंडित नेहरू नहीं रहे तो देश खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर किसी देश में, किसी संस्था में ताकत है वो तभी है अगर वो अपने सिद्धांतों पे अडिग रहे और लोकतांत्रिक ढंग से आगे बढ़े। तो बीआरएलएफ की बात समझने के लिए सबसे पहले हमें उसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा कि ये क्यों स्थापित की गई, ये संस्था किस विचार से स्थापित की गई, किस समस्या को हल करने के लिए स्थापित की गई, और इसका जो एक अद्भुत स्वरूप है वो क्यों दिया गया, उसकी कुछ ऐतिहासिक कारण है। सबसे पहली चुनौती जो देश के सामने इतने सालों के विकास के बाद, जो अभी गिरीश जी कह रहे थे कि अगर हम आदिवासी समुदाय की ओर मुख करें तो विकास के किसी भी मापदंड पर आप पाएंगे कि आदिवासी सबसे नीचे पायदान पे हैं। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पानी हो, पोषण हो, स्वच्छता हो। हमने ऐसी विकास की नीति अपनाई
आज़ादी से जिसमें कुछ लोग नजर ही नहीं आए। आई कॉल देम द इनविजिबल पीपल ऑफ इंडिया, द फॉरगॉटन पीपल ऑफ इंडिया, जिनको हम भूल गए। हमने उन्हें याद तब किया जब हमें खदानों में से खनिज निकालने थे या नदियों पर डैम बनाने थे, तब हमने आदिवासियों को याद किया। और याद क्या किया? उनको अपनी जमीनों से खदेड़ दिया। और ये लगातार प्रक्रिया चलती गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि आदिवासी समुदायों में हमारे देश के प्रति, हमारे लोकतंत्र के प्रति वो जो निष्ठा होनी चाहिए थी वो कमजोर होती गई। कोई भी चुनाव आप ले लीजिए, सबसे अधिक वोटिंग का परसेंटेज हमेशा आदिवासी क्षेत्रों में होता है, क्योंकि वास्तव में बात यह है कि आदिवासियों की जरूरत है कि एक अलग तरह का विकास हो, और हर बार वो आस्था रखते हुए वोट करने जाते हैं, लेकिन हमेशा उनको निराशा ही हाथ लगी। तो धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जो आप लोग सब परिचित हैं कि इन क्षेत्रों में विकास के प्रति या लोकतंत्र के प्रति भी जन समुदाय में आस्था कम होती गई। अब वहां कुछ कार्यकर्ता काम भी कर रहे हैं, लेकिन उन कार्यकर्ताओं के प्रति भी सरकार की एक दृष्टि ऐसी रही कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं वहां पे। तो एक संशय का जो माहौल पैदा हो गया, सरकार को संस्था पे विश्वास नहीं रहा, संस्था सरकार को नकारने लगी। संस्थाएं कहती हैं कि सरकार भ्रष्ट है, हमें सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। तो एक तरह से बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति, जहां एक खाई सी पैदा हो गई जन समुदाय, उनके साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच। और उसका कुछ नाजायज फायदा कुछ ऐसे लोगों ने उठाया जिन्होंने कहा कि हिंसा का मार्ग ये अपनाया जाए, उसी से समाधान हो सकता है। और ये कई जगह ऐसा भी कहा जाता है कि भारत जैसा कोई देश ही नहीं है। गिरीश जी, आपने देखा होगा कई जगह माओवादी ये प्रचार करते हैं कि दिल्ली है ही नहीं कोई। मतलब इस तरह का एक भ्रम पैदा करने वाली स्थिति पैदा हो गई। उसके भी कारण है कि जब इतनी लोगों की आस्था आपने तोड़ दी तो फिर वो हिंसा की ओर बढ़ गए। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये विचार किया गया कि कोई एक ऐसी संस्था कायम की जाए जो इस टूटे हुए विश्वास को फिर से कायम कर सके, जो लोगों में वो आस्था फिर से पैदा कर सके, लोकतंत्र में भी और विकास में भी। और उसके लिए सबसे जरूरी है, जो अभी गिरीश जी बता रहे थे, कि हमें आदिवासी को विकास का केंद्र बिंदु बनाना होगा। आदिवासी विचारधारा को हमें विकास की प्रेरणा बनाना होगा, और उस चीज को गति प्रदान करने के लिए, उसको कैटलाइज करने के लिए एक संस्था की जरूरत महसूस की गई। और उसी से भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन का जन्म हुआ, जहां सरकार ने यह कहा कि ये संस्था ऐसा काम करेगी कि वो लोगों में, आदिवासी समुदाय में, आदिवासी क्षेत्रों में फिर से वो एक विश्वास जगाएगी कि ये देश आपका है, ये लोकतंत्र वास्तव में सजीव हो सकता है। इसके लिए ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को प्राथमिकता दी गई। तो बीआरएलएफ ने जब काम शुरू किया, तो मैं, संस्था के बहुत सारे लोग बैठे हैं, अलग अलग संस्थाओं से लोग आए हैं, लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा दुख रहा है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का। और जब हमने बीआरएलएफ शुरू की तो हमने ये एक कंडीशन रखी कि कोई भी एनजीओ अगर बीआरएलएफ से ग्रांट लेगा तो उससे पहले ग्राम पंचायत से अनुमति लेनी होगी, ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करना होगा कि हाँ, हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे क्षेत्र में आके काम करो, हमारे गांव में, हमारे पंचायत में काम करो। संस्थाओं को अच्छा नहीं लगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बड़ी बड़ी संस्थाएं आई थी हमारे पास, कहते नहीं, ये भ्रष्ट व्यवस्था है, इसके साथ हम काम नहीं करेंगे, हमें ये पसंद नहीं है, आप बहुत टेढ़ा रास्ता बता रहे हो, इसमें तो इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा, हम कितने सारे वाटरशेड प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हमने कितने सारे काम किए, आप जानते हो। और वो विख्यात संस्थाएं थी, बिल्कुल सही कह रही थी, बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन हमारा ये कहना था कि अगर हमें आदिवासी क्षेत्रों का विकास करना है तो हमें लोकतंत्र और विकास दोनों को साथ लेके जाना पड़ेगा, आस्था और विश्वास को भी साथ जोड़ना पड़ेगा विकास के। नहीं तो ये विकास क्षणभंगुर रहेगा, कुछ समय चलेगा फिर समाप्त हो जाएगा। और यही बार बार दोहराया गया है आदिवासी क्षेत्रों में। तो द गुड न्यूज इज, मतलब इस कहानी का अच्छा परिणाम हुआ। शुरुआत में थोड़ा रेजिस्टेंस रहा, लेकिन सभी संस्थाएं इस बात को मानी
उन्होंने स्वीकारा, एक रेजोल्यूशन लिया। हमारे पास देवा जी बैठे हैं, मैं उनको देख के तो फिर प्रेरित होता ही हूँ कि जिस तरह का काम उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत में किया है। तो हमारा उद्देश्य ये रहा कि जैसे मेंढा लेखा में काम हुआ है वैसे ही बहुत सारी ग्राम पंचायतों में ये काम हो सकता है। और इसके लिए बीआरएलएफ ने एक सेतु का काम किया कि एक तरफ सरकार है जो संस्थाओं पे विश्वास नहीं कर पा रही, दूसरी तरफ जनता है या संस्थाएं हैं जो सरकार को शक की नजर से देख रही हैं। तो इसको फिर से इस विश्वास के सूत्र को बांधने के लिए हमने बीआरएलएफ की स्थापना की। और देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको लोग असंभव कहते थे, लेकिन जो 10 साल का इतिहास रहा है उसमें जिस तरह की उल्लेखनीय उपलब्धियां आई हैं, मुझे लगता है कि आदर्श के रूप में पूरे देश के सामने बीआरएलएफ का काम आपके सामने मौजूद है। तो एक तरफ ये एक पृष्ठभूमि थी। दूसरी पृष्ठभूमि जो थी वो ये थी कि एक संस्था थी पहले, बीआरएलएफ के पहले, चरणजीत जानते हैं उसको बड़ी अच्छी तरह से, उसका नाम था कपाट। कपाट बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जो मैं जानता हूँ कपाट में काम किया। गिरीश जी भी थे उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में, मैं भी रहा उसमें बहुत साल। हम लोगों ने प्रयास किया, जब मैं प्लानिंग कमीशन में था मुझे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा भाई कपाट को सुधारना है। तो गिरीश जी मैंने पूरी रिपोर्ट बनाई उसको सुधारने के लिए क्या किया जाए, लेकिन अब वो ज़्यादा इतिहास में जाना भी नहीं चाहिए, रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि रिपोर्ट में कई ऐसे सुझाव थे जो वहाँ के अफसर थे, नेता लोग थे, उनको गले नहीं उतरे। ये मैं बहुत खुशी है मेरे को कि अंततः कुछ ही साल पहले अभी कपाट को बंद कर दिया गया। तो वो हमारे सब लोगों की एक हार्दिक इच्छा थी। लेकिन किसी चीज़ को बंद करने या समाप्त करने से समस्या तो हल नहीं होती। हमने ये सोचा कि कपाट के जो कटु अनुभव थे उससे हम कुछ क्या सीख ले सकते हैं। प्रॉब्लम क्या था? समस्या ये थी सबसे पहला कि व्यापक भ्रष्टाचार। जब मैंने वो रिपोर्ट बनाई उसमें हमने देखा कि 20 साल में कपाट के 21 डायरेक्टर जनरल रहे, कोई बंदा 1 साल से ज्यादा टिकता नहीं था, और सैकड़ों ऑफिसर्स के सामने सीबीआई केसेस, यहां भ्रष्टाचार वहां भ्रष्टाचार। हम लोगों ने बहुत तरीके कोशिश की, हम लोग संस्था के रूप में भी इवैल्यूएटर के रूप में जाते थे कि भाई संस्थाओं में जाके देखें, क्योंकि संस्थाएं जब भ्रष्टाचार में लिप्त होती हैं तो संस्थाओं का नाम खराब होता है। तो हम लोगों ने बहुत सारी संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट कराया, हर तरह से काम किया, सरकार को बदलने की कोशिश की, संस्थाओं को कोशिश की। लेकिन देखिए क्या होता है, ताली तो 2 हाथ से ही बजती है। आप कहते हैं सरकार भ्रष्ट है, हम लोग सब इस चीज को बहुत बोलते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम अपने आप क्या कर रहे हैं। सरकार तभी भ्रष्ट हो सकती है जब आपने भी उस व्यापार में कुछ लेन देन किया होगा। और इस वजह से जब हमने बीआरएलएफ की स्थापना की तो हमने दो चीजें ऐसी की जिसको लेकर भी लोग मुझे कहते थे कि ये तो पागल आदमी है। हमने आरटीआई को अपने आप अपने ऊपर लागू किया। और ये होता नहीं है, नॉर्मली सरकार जबरदस्ती करती है किसी को आरटीआई किन किन संस्थाओं पे लागू होता है। हमने कहा नहीं, हम चाहेंगे कि हमारी पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कभी ना हो कि कोई भी गलत काम हो रहा है उसकी जानकारी आम जनता के पास ना जाए। लेकिन उससे भी ज्यादा पागलपन का जो काम हमने किया, हमने कहा बीआरएलएफ के अकाउंट्स का ऑडिट सीएजी द्वारा किया जाएगा। अब जितने भी लोग सरकार में काम कर चुके हैं जहां सीएजी ऑडिट होता है, एक बहुत ही खतरनाक चीज मानी जाती है। सीएजी का ऑडिट हो तो पसीने छूट रहे होते हैं, बहुत सारी टेंशन हो जाती है, क्योंकि बहुत बारीकी से और बहुत नुक्स निकाले जाते हैं। बहुत अच्छी रिपोर्ट्स होती हैं सीएजी की, मेरे मानने में बहुत सब्सटैंशियल भी होती हैं। लेकिन एक संस्था को खुद ये कहना कि हम वॉलंटियर कर रहे हैं, दैट वी विल बी ऑडिटेड बाय द सीएजी, वाज कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ एब्सोल्यूट मैडनेस, एंड देयरफॉर आई वाज सेइंग इट वाज रिगार्डेड एज अ मिशन इम्पॉसिबल कि तुम सीएजी भी लगा रहे हो, आरटीआई भी लगा रहे हो, तुम काम कब करोगे। आमतौर पर सरकारें ये कहती हैं कि ये सब चीज़ों से काम में देरी हो जाती है, काम खराब हो जाता है, इसमें समय चला जाता है। हमने कहा जो कुछ भी है, अगर हमें एक नया आदर्श प्रस्तुत करना है देश के सामने, तो हमें कपाड़ के इतिहास को पूरी तरह
मिटाना पड़ेगा। और वो गलती अगर हमने ही दोहरा दी तो फिर बीआरएलएफ के सेटअप करने का क्या फायदा। तो हमने उसको सीएजी और आरटीआई कंप्लायंट बनाया। और एक और बहुत महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हम लाए कपार्ट और बीआरएलएफ में, बहुत बड़ा अंतर ये है कि कपार्ट का अध्यक्ष हमेशा उसके पूरे इतिहास में भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्री रहा। द प्रेसिडेंट ऑफ कपार्ट वॉज ऑलवेज द यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट। और मुझे दुख है ये बात कहते हुए, लेकिन कपार्ट का सरकारी और राजनीतिक दुरुपयोग किया गया। इसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने अपनी रिपोर्ट में भी ये चीज़ दर्शाई थी कि ये चीज़ बंद होनी चाहिए। और जितने भी लोग हैं, इसमें कोई पॉलिटिकल पॉइंट नहीं है, जितने भी कार्यकर्ता हैं आप जैसे और गिरीश जी जैसे, हमने जिनसे भी बात की, सबने कहा कि अगर ऐसी संस्था को काम करना है तो उसे एक ऑटोनॉमी के साथ, एक स्वतंत्रता के साथ काम करना होगा, राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त। जब तक काम नहीं होगा आपके काम में कोई ना कोई अड़चन या कोई ना कोई गड़बड़ी होती रहेगी। तो हमने ये निर्णय लिया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि बीआरएलएफ का प्रेसिडेंट कभी भी कोई भी सरकारी अधिकारी या मंत्री नहीं हुआ। और वो आप देख रहे हैं कि आज गिरीश प्रभुणे जी, जिनको आप लोग कितना जानते हैं मुझे नहीं पता, बट ये वैसे व्यक्तित्व हैं और इन्हीं ऐसे लोगों को हमने बीआरएलएफ की अध्यक्षता सौंपी जिनको शायद लोग इतना जानते नहीं क्योंकि अपना प्रचार प्रसार नहीं करते। लेकिन उन्होंने जो कार्य किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, मैं अपने आप को तो कहता ही हूं कि मैं कभी ना कर पाता जो गिरीश जी ने किया। जो पारधी समुदाय के साथ जिन आदिवासी बच्चों को क्रिमिनल ट्राइब्स की संज्ञा दी गई, आप अगर गिरीश जी के आश्रम में जाएं और देखें किस तरह से उन बच्चों की परवरिश हो रही है, किन मूल्यों के आधार पे और किन किन विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का विकास वहां हो रहा है, देखने लायक है। पुणे में है, आप लोग कभी भी मौका हो जाइए। गिरीश जी का हमेशा स्वागत रहता है हम सबके लिए। तो कहने का अर्थ यह है कि हमने प्रयास ये किया कि ऐसा व्यक्तित्व हो जिस पे कोई प्रश्न न उठा सके और जो एक नेतृत्व प्रदान कर सके इस नए किस्म के विचार को। और इसलिए हमने एक ऑटोनॉमी के आधार पे बीआरएलएफ की स्थापना की। लेकिन अगर आप इसका मतलब ये समझते हैं, क्योंकि ऑटोनॉमी एनजीओज में ये मानी जाती है कि भाई हम अपना काम करेंगे, हमारे बीच में कोई अड़ंगा ना लगाए। अब हम हैं अड़ंगे वाले लोग, आप देख रहे हैं कि कुछ विपरीत बुद्धि वाले लोग हैं ये। तो हमने ये कहा कि सरकार का वर्चस्व नहीं रहेगा, लेकिन सरकार के साथ हम एंगेज करेंगे। पूरी तरह से सरकार का प्रतिनिधित्व बीआरएलएफ बोर्ड में होगा और आज तक है। भारत सरकार के 3 मंत्रालय, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और आदिवासी विभाग, वो तीनों के प्रतिनिधि हमारे बोर्ड में हैं। 9 राज्य सरकारें, जो शुरुआत जो हुई बीआरएलएफ की वो आदिवासी क्षेत्रों के लिए थी, तो मध्य भारत की आदिवासी पट्टी के जो 9 राज्य हैं उनके एक एक प्रतिनिधि हमारे बोर्ड पे मौजूद है। और बाकी लोग हैं गणमान्य व्यक्ति, जितने बहुत सारे लोग आज हमारे साथ शामिल हैं इस मीटिंग में, जो कि उल्लेखनीय कार्य कर चुके हैं, सिविल सोसाइटी में हो, एकेडेमिया में हो, अन्य क्षेत्रों में हो। देवा जी जैसे लोग जो इतना उल्लेखनीय कार्य पंचायत स्तर पे किए हैं। तो ये सभी लोग मिल के इस संस्था को चलाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात है, मेजॉरिटी नॉन गवर्नमेंट लोगों की है, ताकि निर्णय एक स्वतंत्रता के साथ हो। ये सारी बातें सब लोगों को मालूम नहीं होती, लेकिन जो मैं कह रहा हूं ये था मिशन इम्पॉसिबल, लेकिन जो सफलता अर्जित हुई है, जो आपको फिल्म में दिखाई दी, उसके लिए ये पूरा ढांचा पूरी तरह जिम्मेदार है मेरे विचार में। क्योंकि जिस तरह इसकी कल्पना की गई और जिस तरह इसने काम किया और जिस तरह के लोगों ने इसमें काम किया, इसमें सभी सीईओज को मैं बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, जिस समर्पित भाव के हमें लीडर्स मिले, सदस्य मिले, उन सब ने मिलकर ये काम किया। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि बीआरएलएफ का सारा काम पार्टनरशिप्स में होता है। जैसा मैंने कहा, संस्थाओं को हमने कहा कि पंचायत के साथ आपको काम करना है,
हमने ये भी कहा कि आपको राज्य सरकारों के साथ काम करना है, संस्थाओं को पसंद नहीं है, अब बैठे हैं। संस्थाओं की इच्छा ये है कि अपने अपने ही क्षेत्र में, अपने ओएसिस में हम अपनी इच्छा से काम करें। बीआरएलएफ का मानना यह है कि अगर संस्थाओं के काम का प्रभाव उस स्तर पे हम चाहते हैं जहां की ग्रामीण आदिवासी भारत की तस्वीर बदली जा सके, तो सरकार के साथ पार्टनरशिप किए बिना नहीं हो सकता। अगर सरकार के जो विशालकाय कार्यक्रम है उनका पैसा, उसका सदुपयोग सुनिश्चित हो जाए। महात्मा गांधी नरेगा की बात हो रही है, आप लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई, अब एक तरह से 20 साल लगभग हो गए कार्यक्रम को। संसद में क्या चर्चा चलती थी, नरेगा मरेगा, ये है वो है, मतलब बहुत तरह की गाली, मतलब माना जाता था कि ये कार्यक्रम ही भ्रष्टाचार प्रमोट करने के लिए तैयार किया गया है। बीआरएलएफ की कल्पना तब की गई जब ये विचार आया कि हम ये कोशिश करें कि सरकार के साथ संस्थाएं मिलकर, और उसके साथ मैं अभी तीसरी कड़ी पे आना चाह रहा था, जो ध्रुवी जी बैठी हैं, सीएसआर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर अगर हम नरेगा जैसे, चरणजीत बैठे हैं, ये हैं पूरे हमारे जो पूरा राष्ट्रीय आजीविका, ग्रामीण आजीविका मिशन है, उसको इन्होंने कितने साल तक एक उल्लेखनीय नेतृत्व दिया है। तो एसआरएलएम, एनआरएलएम, ये सारे कार्यक्रमों में हजारों करोड़ रुपया हर साल खर्च होता है, लेकिन आमतौर पे हमारे एक प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने खुद ही कहा, अपनी ही सरकार के बारे में कहा कि 1 रुपए का केवल 15 पैसा पहुंचता है। तो वो स्थिति जहां outlay outcome gap है, there was a huge gap between the large amount of money we are spending on these programs and the outcomes that they are resulting in. तो बीआरएलएफ का पहला जो ध्येय हमें दिया गया वो ये था कि आप हमें तरीका बताएं कि हम आउटले आउटकम गैप को कैसे कम करें। पैसा हम अपार संख्या में खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम जमीन पे नहीं मिल रहा है। तो बीआरएलएफ का ध्येय ये रहा कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करें जहां बीआरएलएफ का छोटी सी राशि हो, सीएसआर की, एक्सिस बैंक फाउंडेशन जैसे फाउंडेशंस की थोड़ी राशि हो, लेकिन मेन पैसा जो कार्यक्रमों पे है, जो कि लोगों की आजीविका, लोगों के एसेट क्रिएशन में जो खर्च होना है, वो सरकार द्वारा है। अब जैसा मैंने कहा, ये बहुत टेढ़ी सोच थी, इसको समझाने में बहुत साल लग गए, क्योंकि लोगों ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था और सरकारें भी पहले सुनती नहीं थी बात। आज हमारे सीईओज ने जो काम किया है, खासकर मैं कुलदीप सिंह का बहुत ही रेफरेंस देना चाहूँगा, ये बहुत ही अपने आप को कम सामने लाने वाले व्यक्ति हैं, कभी अपनी बात नहीं करेंगे, कभी इनसे बात करोगे आपको लगेगा नहीं कि कितना विशाल का काम कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने सरकार दर सरकार पे जाके सब सरकारों को कन्विंस किया। आज कितनी सरकारों के साथ, 9 सरकारों के साथ, राज्य सरकारों के साथ है, 9वां होने वाला है, इसलिए अभी वो बता नहीं रहे हैं, क्योंकि देखिए वो कभी बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहते। 8 राज्य सरकार, मैं आपको बताता हूं, बीआरएलएफ के पीछे जाती हैं कि आप हमको सपोर्ट करो, क्योंकि जो काम आपने देखा, ये सारे लोग जो फिल्म में बोल रहे थे, आपने देखा होगा, सरकारी अधिकारी थे। आपने कभी सरकारी अधिकारियों को एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऐसे बात करते हुए कम ही सुना होगा, लेकिन वो बहुत जेन्युइन लोग हैं। देखिए हम क्या सोचते हैं, संस्था वाले हम लोग हैं, हम सोचते हैं सरकार में सब भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको एक बहुत वैसी चीज़ कहना चाहता हूँ, अगेन आप कहेंगे इस आदमी का सिर ठिकाने है या नहीं। मैंने सिविल सोसाइटी में कितने दशकों से काम किया है, लेकिन चरणजीत मैं आपके सामने ही कह रहा हूँ कि मुझे सरकार में जितने ईमानदार और समर्पित व्यक्ति मिले हैं, उतने मुझे सिविल सोसाइटी में नहीं मिले। ये मैं कहता हूँ, लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं इसको बार बार कहूँगा क्योंकि ये सच है। लेकिन उन लोगों की तलाश करना, उनके साथ पार्टनरशिप बिल्ड करना, उनको कन्विंस करना कि सिविल सोसाइटी को भी आप शक की नज़र से मत देखो, ये आपके पार्टनर हैं, सहयोगी हैं, और मिलके ये समन्वय की जो बात है, समन्वय पैदा करके, क्योंकि सिविल सोसाइटी के पास जो रीच है गांव में जाने की, आदिवासी के पास
जाने की वो सरकारी अमले में नहीं होती, वो खुद स्वीकार करते हैं। तो इस पार्टनरशिप की वजह से जो 1 रुपया अगर बीआरएलएफ ने लगाया या एक्सिस बैंक फाउंडेशन लगाया तो 10 गुना उसका प्रभाव आपको फील्ड में नजर आएगा। ये है पावर ऑफ द बीआरएलएफ मॉडल, इज ए लिवरेजिंग ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज सो दैट दे सर्व अ पब्लिक पर्पस। आज आप जानते हैं कि कितना ज्यादा पैसा खर्च होता है लेकिन उसका परिणाम नजर नहीं आता। उस चीज को संभव कराने के लिए, ताकि वास्तव में क्वालिटी ऑफ वर्क हो, उसमें सुधार हो, वो काम बीआरएलएफ ने यूनिक आर्किटेक्चर के आधार पे किया। जैसा मैंने कहा, समय लगा, लोगों को समझाने में समय लगा, लेकिन एक बार समझ आ गई। पश्चिम बंगाल में उषर मुक्ति शुरू हुआ तो झारखंड, मतलब आसपास के सभी राज्य दौड़े दौड़े आए, हम भी उनको लेके जाते थे। और सबसे उल्लेखनीय बात जो मैं कहना चाहता हूं, आपको देख के मुझे, क्योंकि प्रमोद अभी आ नहीं पाए, वो चीफ आज बिजी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री की स्वेरिंग इन चल रही है, तो नेचुरली उनको वहां जाना पड़ा। अभी संयोग हो गया कि आज ही की तारीख तय हुई। प्रमोद बोड़ो जी ने मेरे को चिट्ठी लिखी कि हम चाहते हैं कि बीआरएलएफ बोडोलैंड में आके काम करे। मुझे लगता है बीआरएलएफ के इतिहास में सबसे ऐतिहासिक मोमेंट था वो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हम गए नहीं थे। हमारा मेन ध्येय था कि आप मध्य भारत की आदिवासी पट्टी में काम करो, लेकिन प्रमोद जी ने जो हमें इनवाइट किया और बोडोलैंड में जिस तरह का काम शुरू हुआ है उसको मैं भी देखने गया, और इतना गजब का काम है। उसकी पूरी टीम यहाँ आई हुई है। और उसके बाद अब मिजोरम के मुख्यमंत्री ने हमें आमंत्रित किया है। ऑल थैंक्स टू बीटीआर गवर्नमेंट, बिकॉज इफ यू हैड नॉट टेकन द फर्स्ट स्टेप, आई डोंट थिंक द नॉर्थ ईस्ट वुड हैव ओपनड अप फॉर अस। तो अब देखिए, चलिए देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट में एक के बाद एक हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि उत्तर पूर्व भारत का भी यही हाल है। जो मध्य भारत की जो आदिवासी पट्टी है, उत्तर पूर्व में भी जिस तरह का विकास हो जाना चाहिए था, आज तक वो नहीं हो पाया है। वहां भी आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, लेकिन उनकी हमने घोर उपेक्षा की है। और जो इंसर्जेंसी और ये सारी बातें जो आप मणिपुर ये सब सुनते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी जड़ यही है कि हमने आदिवासी समुदायों को उस तरह एम्पावर नहीं किया, हमने उनके साथ मिलकर एक नए विकास की कल्पना नहीं की। तो हमारी उम्मीद है कि बीआरएलएफ आगे इस दिशा में भी और प्रगति करेगा। बस आखिरी में मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि ये सारी पार्टनरशिप्स की जो निरंतरता है, जो सस्टेनेबिलिटी है, उसके लिए बीआरएलएफ ने जो बहुत बड़ा काम किया है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फ्रंटलाइन फंक्शनरीज ऑफ द स्टेट। जितने भी लोग हैं जो सरकार की नींव संभाले हुए हैं, देखिए हम सोचते हैं जो लीडरशिप में है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, लेकिन असली सरकार जो गरीब के साथ इंटरैक्ट करती है वो है जो आंगनबाड़ी वर्कर है, जो पंचायत सेवक है, जो ग्राम सेवक है। वो लोग अगर अपना काम पूरी क्षमता के साथ और निष्ठा के साथ संपन्न कर सकें, जब हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, उनको इतना आत्मविश्वास आता है, उनको एक एम्पावरमेंट फील होता है कि किसी ने हमें वो महत्व दिया जो हमें आज तक नहीं मिल पाया। तो हमारा प्रयास यही रहा, जो गिरीश जी ने कहा, कि विकास नीचे से उभर कर ऊपर की तरफ जाए। क्योंकि मेरे सारे विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं शिव नाडा यूनिवर्सिटी के, तो प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी हम पढ़ाते हैं चरणजीत अपने स्टूडेंट्स को। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी ये कहता है कि समस्या का समाधान आप वहीं ढूंढिए जहां पे समस्या मौजूद है। उन्हीं लोगों से, उन्हीं के अपने स्थानीय ज्ञान से, उन्हीं के स्थानीय संसाधनों के आधार पे जब विकास होगा, तो जितना भी काम आप देख रहे हैं इस फिल्म में और जो बीआरएलएफ करता है, उसमें सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूजन, ये दोनों सिद्धांत पूरी तरह मौजूद हैं। उस आधार पे जब विकास होगा तो मुझे लगता है जो गिरीश जी ने हमें एक सपना दिया है, जो वो चाहते हैं कि ये काम एक बहुत गति से और बहुत निरंतरता से और आदिवासी ज्ञान के आधार पे हो सके, वो उस दिशा में हम लोग बढ़ पा रहे हैं और आप सबके सहयोग से ही ये संभव हुआ है। तो यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे पूरा विश्वास है कि 2 दिन की हमारी चर्चाएं बहुत उपयोगी होंगी और बीआरएलएफ टीम को एक नई दिशा प्रदान करेंगी, एक नई ऊर्जा प्रदान करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।